वो यूं ही मुस्कुराते हुए अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रख बोली, ये मम्मा हमें था ऐसे ही क्यों बोलती है, मुझे 10 मिनट दो में 15 मिनट में मैगी बना लाई। यूं ही सोचने का नाटक करते हुए बोली, अले तो मम्मी ता डायलॉग है, मम्मी हमें था ऐसे ही तो बोलती है ना, इतना बोल वह भी हंस पड़ती है। और हंसते हुए है वो एक डीएम से उदास हो जाती हैं और उदास होते हुए ही अपनी तोतली आवाज में बोली, खास हमारे पास भी पापा होते तो हम भी सबकी तरह पापा और मम्मा दोनों के साथ होते। इतना बोल वो उदास हो जाती है। अपनी बहन को उदास देखकर यूही भी उदास होते हुए ही बोली, याद तो मुझे भी पापा की बहुत आती है, पर मम्मा ने कहा है वो हमारे पापा को याद भी नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हमारे पापा अच्छे इंसान नहीं है। इतना बोल वो शांत हो जाती हैं। मगर वो दोनों ये नहीं जानती थी उन दोनों की सारी बात ईशा सुन रही थी और उन दोनों की बात सुनकर ईशा की आंखें नम जाती हैं और वह किचन में जाकर अपने होठों पर अपने दोनों हाथों को रख रोते हुए खुद से बोली, मुझे माफ करना मेरी बच्ची, मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे पापा से नहीं मिला सकती हूँ। अगर उन्हें गलती से भी पता चला आप दोनों उनकी ही बेटियां हो और मैंने उन दोनों डेविल्स हनी से ये बात छुपाई है, तो वह दोनों हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। और हाँ, सकता है वो आप दोनों को मुझसे दूर ले जाए, मैं नहीं रह पाऊंगी आप दोनों से दूर। इतना बोल ईशा रोने लगती हैं। और कुछ देर तक रोने के बाद वह अपने सारे आंसुओं को साफ कर एक बड़ी सी प्लेट में मैगी डाल किचन से बाहर निकल जाती है और दोनों के पास जा मुस्कुराते हुए है बोली, देखो देखो तैयार है मम्मा की 15 मिनट वाली मैगी, तो चलो आओ और खाकर बताओ कैसी बनी है मैगी। ये बोलते हुए ही ईशा प्लेट बेड पर रख खुद भी बैठ जाती हैं और अपनी दोनों बेटियों को प्यार से फूंक मार मार कर खिलाने लगती हैं। तो दोनों है बहनें मुस्कुराते हुए ही अच्छी और टेस्टी बनी बोल खुद भी अपनी मम्मा को मैगी खिलाने लगती हैं। दूसरी तरफ दोनों है भाई होटल रूम में मौजूद थे और दोनों ही अपने बेड पर आराम से लेटे हुए थे, मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी, ना ही उनके पास कोई सुकून था। वह दोनों किसी लाश की तरह बेड पर लेटे हुए थे और दोनों की है बेजान सी आंखें सीलिंग को बस एक टक देखे जा रही थी। दोनों बस खामोश होते हैं और दोनों के है मन में बस एक सवाल था, उनकी लिटिल वाइफी कहाँ पर है। यही सवाल उन दोनों के मन में 4 सालों से है और वह 4 सालों में एक भी दिन चैन से सोए नहीं, ना है उनकी आंखों में कोई खुशी या भाव आए थे। वो दोनों ही बस बेजान इंसान की तरह रह रहे थे। पर दुनिया इस बात से अनजान थी ये दोनों है डेविल्स असल में कितने ज्यादा अकेले और तन्हा है। ना ही इनकी जिंदगी में कोई खुशी है और ना है खुश होने की वजह। ये दोनों तो जिंदा भी बस इस उम्मीद में थे कि एक ना एक दिन इनकी क्यूट सी लिटिल वाइफी लौटकर जरूर आएगी और ये फिर से अपनी वाइफी के साथ खुश रहेंगे। व्यूहान अपनी खुली बेजान आंखों से सीलिंग की तरफ देखते हुए ही बोला, भाई मुझे लिटिल वाइफी की बहुत याद आती है, मन करता है अभी जाकर उसे ढूंढ कर वापस अपने पास ले आओ और उसे ले जाकर एक कमरे में कैद कर दूं ताकि वो कभी भी हमें छोड़कर जाने के बारे में सोचे भी ना। यूहान, बस भाई बस बहुत हुआ अब, और नहीं अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत तड़पा लिया उसने और बहुत तड़प लिए हम दोनों, मगर अब तड़पने की बारी उसकी है। जितना हम उसके बिना तड़पते हैं ठीक वैसे है अब उसे भी तड़पना होगा, वापस से हमारी कैद में आना होगा और मैं उसे वापस से अपनी जिंदगी में शामिल करके रहूंगा। वो कैसे हमें छोड़कर जा सकती हैं, सिर्फ उसने ही नहीं हमने भी हमारा बच्चा खोया था, तो उसका दर्द और हमारा दर्द अलग कैसे हो सकता है। हम तीनों का दर्द तो एक ही था, तो वो कैसे हमें छोड़कर जा सकती हैं। ये बोलते हुए ही वह बिना भाव और इमोशन के बोल रहा था। व्यूहान, क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी या उसकी कोई अलग दुनिया बस गई होगी जो वो हमें भूल गई और याद तक नहीं करती हैं। यूहान आंखों में अंगारे लिए, पत्नी वो पहले भी थी हमारी और पत्नी अभी भी है वो हमारी, बस फर्क इतना है पहले वो पास थी मगर अब दूर है। मगर दूर है सही, पत्नी तो अभी भी है वो हमारी और अब उसे वापस हमारे पास लौट कर आना ही होगा। और जो आग हमारे अंदर जल रही है इतने सालों से, उस आग में उसे खुद भी जलना होगा। जितना उसके बिना हम तड़पे हैं ठीक वैसे है उसे अब हमारी बाहों में आकर तड़पना होगा, क्योंकि अपनी लिटिल वाइफी को लेने उसके डेविल्स हस्बैंड लौट चुके हैं। इतना बोल यूहान गुस्से से ही ईशा को याद करने लगता है। एपिसोड 76। सुबह का समय, ईशा की अभी नींद भी नहीं खुली थी, उतने में ही उसके घर की डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज सुनकर ईशा की नींद खुल जाती है।
और वह अपनी आंखों को मलते हुए उठती हैं और डोर के पास जाते हुए है खुद से बोली, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया यहाँ पर। ये बोल्ट हुए ही ईशा जैसे है डोर खोलती है ठीक वैसे है उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं और वो उसी हैरानी के साथ ही बोली, तुम। दरवाजे पर खड़ा प्रणव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता जो तुम इतना हैरान हो। वायदा वे मैं तो तुम्हें ही एक गुड न्यूज सुनाने आया हूँ। इतना बोल वह खुद ही घर के अंदर आ जाता है कर अपने हाथ में पका पैकेट ईशा के हाथ में थमाकर सोफे पर बैठ जाता है। ईशा हैरान होकर, कौन सी गुड न्यूज, मेरी जिंदगी में तू हमेशा बैड ही हुआ है, अब तुम क्या और कौन सी गुड न्यूज ले आए। इतना बोल वह भी जाकर सोफे पर उसके बगल में बैठ जाती थी। प्रणव एक आर्टिकल दिखाते हुए, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया एक बड़ी सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू होने वाले है और एक पर्सनल असिस्टेंट की सीट खाली है तो तुम वहां पर ट्राई कर सकती हो। ईशा खुश और उदास दोनों होते हुए, ये तो अच्छी बात है मगर मैं ये इंटरव्यू कैसे दे सकती हूँ प्रणव, मैंने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया है तो फिर मैं कैसे ये इंटरव्यू दे सकती हूँ। और जो ये आर्टिकल है वो तो एक मल्टीनेशनल कंपनी का है और मैं भला यहाँ कैसे जा सकती हूँ। इतना बोल वो खुद को देखने लगती हैं। प्रणव ईशा की बात सुनकर कुछ सोचकर बोला, एक बार ट्राई करके देखो क्या पता तुम्हें जॉब मिल जाए। वैसे भी ये जॉब पर्सनल असिस्टेंट की है ना कि मैनेजर जो तुम इतना सोच रही हो। जाओ और जाकर इंटरव्यू दो। ईशा कुछ सोचकर बोली, थैंक्स प्रणव, तुम मेरी कितनी मदद करते हो और मैं हूँ कि कभी तुम्हारे कोई काम नहीं आई, यहाँ तक मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। ये बोलते हुए ही ईशा दुखी आ जाती हैं। प्रणव ईशा के हाथ पर अपना एक हाथ रख बोला, क्या हुआ अगर हमारी शादी नहीं आ पाई, पर दोस्त तो हम अब भी हैं ना और तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, इसलिए तुम्हारे दुखी होना बंद करो और ये बताओ कब तक ऐसे ही यहाँ पर रहोगी। कभी ना कभी तो तुम्हें अपने घर लौटना ही होगा। तुम्हारी बेटियां अभी बहुत छोटी है इशू और उन्हें तुम्हारे साथ उनके पिता की भी जरूरत है, उन्हें उनके प्यार की जरूरत है। अगर तुम अपने पति के पास लौटकर जाती हो तो तुम एक बेहतर लाइफ जी सकती हो। तुम्हारी बेटियां एक बेहतर भविष्य बना सकती हैं, वो आराम से जी सकती है बिना किसी बात की परवाह किए। यहाँ तुम पैसों के लिए कितनी मेहनत करती हो, ना खुद अच्छा जीवन जी पर रही हो ना ही अपनी बेटियों को अच्छी लाइफ दे रही हो। मेरा तो यही कहना है तुम लौट जाओ अपने घर ताकि तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां आराम से चैन से जी सके। ईशा रोते हुए, कैसे लौट जाऊं उनके पास जहाँ पर मेरे एक नहीं बल्कि दो पति है। कैसे बताओ अपनी बेटियों को उनके एक नहीं दो पिता है, और कैसे करूँगी उन दो डेविल्स का सामना जिन्हें मैं ये बोलकर आई थी वो कातिल है मेरे बच्चे के और उनकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। नहीं मैं नहीं जा सकती उनके पास, ना ही उन्हें कभी ये मालूम भी होने दे सकती हूँ। उनका बच्चा मरा नहीं जिंदा है और मैंने उनकी एक नहीं बल्कि दो बेटियों को जन्म दिया है जो बहू उन दोनों की तरह ही दिखती है। अगर एक नज़र उन दोनों ने इन्हें देख भी लिया तो उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी ये उनकी ही बेटी है। और मुझे नहीं पता फिर वो दोनों मेरे साथ क्या करेंगे, और क्या पता उन दोनों ने अब तक किसी और से शादी कर ली हो और अब तक मुझे भूल भी गए हो। प्रणव मुस्कुराते हुए, तुम अपने नहीं अपनी बेटियों के बारे में सोचो ईशु, तुम सच में एक बेहतर लाइफ नहीं दे पा रही हो अपनी दोनों बेटियों को। तुम काम के लिए दिन भर घर से बाहर रहती हो और तुम्हारी बेटी घर में अकेली रहती हैं। अभी ये दोनों बस 3 साल की छोटी सी बच्ची है ईशु। उन्हें माँ के साथ बाप के प्यार और दुलार की भी जरूरत है और तुमने ही तो कहा था वो दोनों ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें भी उनके साथ रहते हुए उनकी आदत हो गई थी और शायद तुम्हारे दिल में दोनों की जगह भी बन गई थी। तो क्यों तुम इस तरह से उन्हें छोड़कर चली आई सबसे दूर और यहाँ पर इतनी बुरी लाइफ जी रही हो। एक दोस्त होने के नाते मैं बस यही कहूँगा तुम्हें अपने नहीं अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और फिर उसके बाद कोई फैसला करना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी दो मासूम और नन्ही सी दो बेटियां हैं। मैं ये नहीं बोल रहा तुम अच्छी माँ नहीं हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ माँ के साथ पिता का प्यार भी उतना ही जरूरी है जितना एक माँ का होना जरूरी है। मेरी बात को ध्यान में रख कर सोचना जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर प्रणव वहाँ से चला जाता है और ईशा बस उसकी बातों के बारे में ही सोचते रह जाती हैं। एपिसोड 77। एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी बिल्डिंग में काफी बड़े शब्दों में लिखा हुआ था,
उव इंडस्ट्री जो एक बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस कंपनी के अंदर एक बड़े से हॉल में काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी जो सारी ही काफी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश थी। साथ ही उन सभी के कपड़े भी काफी महंगे और अच्छे थे। वो सभी काफी अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी और सभी के चेहरे पर फुल कॉन्फिडेंस भी था वो ये जॉब हासिल कर लेंगी। ईशा भी उसी जगह पर आती हैं, मगर जब वो बाकी सबको और खुद को देखती हैं तो उसे खुद अपने आप में बेइज्जती सा महसूस होता है, क्योंकि उसने बस मामूली से कपड़े पहन रखी थी जिनमें सिंपल सा प्रिंट वाला पटियाला सूट था और चेहरे पर किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं था, ना ही उसने कुछ भी कीमती सा पहनी हुई थी। वो बस एकदम सिंपल सी थी, जिस वजह से उसे खुद अपने आप पर शर्म भी आ रही थी और वह एक लास्ट वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं और इन बीते 4 सालों के बारे में सोचने लगती हैं जो कुछ भी उसके साथ इन 4 सालों में हुआ। उसने सच में अपनी बेटियों को एक अच्छा जीवन नहीं दी थी, ना ही अच्छा खाना दिया था। यहाँ तक अपनी जॉब में जाते समय भी वो अपनी बेटियों को घर में अकेला छोड़कर जाती थी, क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी। इन 4 सालों में उसे एक बात अच्छी तरह से पता चल गई थी, वो चाहे कितना भी कर ले या कितनी भी मेहनत करे, पैसे कमा ले, मगर वो अपनी बेटियों के जीवन में पिता की जो कमी है उसे पूरा नहीं कर सकती हैं, ना ही वो कभी भी उनके पिता की तरह उन्हें बेहतर जीवन दे सकती हैं। इनफैक्ट उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। अकेले अपनी बेटियों को पालना और उनका ध्यान रखना, उन्हें परवरिश देना सब कुछ आसान नहीं है और बहुत मुश्किल है। अकेले जीवन जीना और अपनी बेटियों को पालना और दुनिया के तानों को सुनना, लोगों की गंदी नजरों को सहना और कड़वी बातों को सुनना कुछ भी आसान नहीं है। यही सब सोचते हुए ही ईशा की आंखें नम हो जाती हैं और वह उस लास्ट वाली चेयर पर बस मायूस और दुखी होकर बैठी हुई होती हैं। तो बाकी सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी एक लड़का अंदर से आता है और सभी को बताता है उनके बॉस को वैसे तो लड़कियों से सख्त नफरत है और किसी लड़की का आसपास भटकना भी उन्हें मंजूर नहीं, मगर फिर भी उन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है। मगर वैसी जो बॉस की शर्तों पर खरी उतर सके, ये बोलते हुए ही वो काफी कुछ उन्हें बताता है और एक एक लड़की को इंटरव्यू के लिए अंदर आने का बोल वो खुद अंदर चला जाता है। जिसके बाद एक एक लड़की अंदर जाने लगती है, मगर जो भी लड़की अंदर जाती 1 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाती और लौटकर वापस बाहर आ जाती है। ऐसे ही जितनी भी लड़कियां वहां पर मौजूद थी सब अंदर जाती और मायूस होकर बाहर लौट आती। जब सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं, तो ईशा की बारी आती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और डर के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि जितनी भी लड़कियां अंदर गई थी वो सारी वापस बाहर जो आ गई थी, जिस वजह से ईशा भी डरते हुए ही डोर पर नोक करती हैं तो उसे कम की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ईशा डरते हुए ही डोर खोल अंदर जाती हैं और सामने लगी चेहरे के पीछे खड़ी हो जाती है। मैनेजर जो इंटरव्यू ले रहा था वही ईशा को देखकर बैठने के लिए बोलता है, तो ईशा भी डरते हुए ही बैठ जाती हैं और अपना रिज्यूम उसके सामने रख देती हैं। तो मैनेजर उस रिज्यूम को साइड कर बोला, क्या आपकी शादी हो गई है? ईशा हाँ, मैं सर हिलाते हुए हाँ, मेरी शादी हो गई है और मेरी 2 बेटियां भी है, 3 साल की। इतना बोल वो थोड़ी हैरान होती हैं। मैनेजर मुस्कुराते हुए, गुड, आप शादीशुदा है तो इसका मतलब आपको अपनी लिमिट अच्छी तरह से पता होगी और ये भी पता होगा अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको किस लिमिट में रहकर काम करना है और अपने ही बॉस पर नजर नहीं डालनी है। ईशा हैरान और कंफ्यूज सी, सर मुझे क्या जरूरत पड़ गई किसी और लड़कों पर नजर डालने की या उन्हें देखने की? मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ अपने परिवार के साथ, तो फिर मुझे किसी और की क्या जरूरत? ये बोलते हुए ही ईशा के चेहरे पर अब चिढ़ वाले भाव आ जाते हैं। मैनेजर रिज्यूम में लिखा नाम पढ़कर और एक फाइल उसके तरफ करते हुए, मिसेज इशिका, इस फाइल में कुछ नियम और शर्त लिखी हुई है, अगर आपको ये सब मंजूर है तो आप कल से जॉब में आ सकती हैं। ईशा हैरानी से उस फाइल को लेकर उसमें लिखे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ने लगती हैं, जिसमें लिखा था उसे ऑफिस में आने के बाद अपने बॉस के सारे पर्सनल कामों को करना होगा, जैसे जब बॉस ऑफिस आए तो उनके लिए कॉफी लाना, उन्हें उनका सारा शेड्यूल बताना, उनके लंच का ध्यान रखना आदि। पर ये सारे काम उसे उसके बॉस को देखे बिना ही करना होगा।
यहाँ तक उसे एक नजर उठाकर भी अपने बॉस को देखने की इजाजत नहीं होगी, और अगर उसने गलती से भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की या नजरें उठाकर उन्हें देखने की कोशिश भी करी तो उसे उसकी जान भी गंवानी पड़ सकती है। साथ ही उसे सर से लेकर पैर तक कपड़ों से ढका हुआ होना होगा। ईशा उन सारी बातों को पढ़कर खुद से बोली, मुझे क्या पड़ी किसी को देखने की या उन्हें लाइन मारने की, वैसे ठीक ही है, समय पर आना और समय पर जाना, सैलरी भी अच्छी है और क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा, हाँ कर देती हूँ, इतना सोच वो हाँ मैं सर हिलाते हुए ही बोली, ठीक है सर, मैं सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर मुस्कुराते हुए, ठीक है, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकती हो। ईशा भी खुश होते हुए हाँ मैं अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। एपिसोड 78। ईशा अपने घर आ चुकी थी और वो खुश थी जो उसे जॉब मिल चुकी थी, और अपनी जॉब मिलने की खुशी में ईशा ने अपनी नन्ही सी गुड़िया के लिए बड़ी वाली चॉकलेट लाई थी और उन दोनों को देते हुए प्यार से बोली, मम्मा नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ी वाली चॉकलेट लाएगी, और जब मम्मा को सैलरी मिलेगी तब हम तीनों पार्टी करेंगे और आपके प्रणव अंकल को भी पार्टी देंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही तो मुझे ये जॉब मिली है। यूं ही ईशा के गाल पर किसकर, ठीक है मम्मी हम पार्टी करेंगे, पर तहा ये बोलते हुए ही वह सोचने लगती हैं, यूं ही मम्मी तब हम पार्टी करेंगे तो क्या पापा को बुलाएंगे? यूं ही हाँ मम्मी पापा को भी सुलाते हैं, मुझे पापा से बात भी करनी है। तो क्या आप पापा को बुलाएंगी? दोनों बहनें अपनी तोतली आवाज में ईशा से उनके पापा से मिलने की बातें कर रही थी और ईशा बस मायूस सी खामोश दोनों को देख रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बेटियों से कैसे कहे वो उनके पापा को नहीं बुला सकती, ना ही दोनों को उनसे मिला सकती हैं। यही सब सोचकर उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं, और वह अपनी नम हो चुकी आंखों से अपनी बेटियों को देखने लगती हैं। यूं ही उदास होते हुए, क्या हुआ मम्मी, आप तो भी पापा की याद आती है ना? आप भी उन्हें हमारी तरह याद करती हो ना? यूं ही मम्मा आप लो मत, हम पापा से बात कर लेंगे और उन्हें बोलेंगे वो यहाँ पर आए और हमें लेकर जाए, हमें उनके साथ लेना है, हमें यहाँ पर नहीं लेना है, आप लो ना, बंद करो ना मम्मा, व्यूही को आपको ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यूं ही ईशा के आंसू साफ कर, मम्मी आप परेशान मत होना, क्योंकि हमें पता है आप भी पापा को हमारी तरह ही मिस करती हो और हम पापा से मिलने की जिद ना करें, इसलिए आप हमें बोली पापा अच्छे इंसान नहीं है, पर हमें पता है हमारे पापा अच्छे हैं और आप उन्हें काफी ज्यादा प्यार भी करती है हमारी तरह। ये बोलते हुए ही वह ईशा के सीने से लग जाती है। वो यूं ही भी आकर अपनी माँ के सीने से लग जाती हैं तो ईशा उन दोनों को अपने सीने से लगा रो पड़ती है, और रोते हुए ही खुद से बोली, सालों पहले मैंने जो फैसला किया था तुम्हारे पापा को छोड़ने का, क्या वो गलत था? क्या मेरा ऐसे उन दोनों को छोड़ कर आना और उनसे ये बात छुपाना कि मैंने उनकी 2 बेटियों को जन्म दिया है, ये गलत था? और अगर वो सब गलत था तो क्या मुझे वापस से उस जगह पर लौटना होगा जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से निकल पाई थी? मुझे अपनी बेटियों की खुशी के लिए क्या वापस उनके पास जाना होगा? और क्या वो दोनों मुझे माफ कर पाएंगे? क्या वो मुझे सजा देंगे इतना बड़ा सच छुपाने के लिए? कहीं वो मेरी जान तो नहीं ले लेंगे या मुझे अपनी ही बेटी से दूर कर देंगे? क्या करूं और क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सोचकर ही ईशा का सर दर्द करने लगता है, और वह वैसे ही दोनों लड़की को सीने से लगाए रहती हैं। रात का समय, ईशा अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाहों में भरे बेड पर लेटी हुई थी, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईशा की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी है, और कुछ है उसकी आंखों में तो वो बस उदासी, दर्द और पछतावा। तो दूसरी तरफ एक बड़े से विला के बड़े से आलीशान कमरे की खिड़की पर दोनों भाई खड़े ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रहे थे, वो भी बिना किसी भाव के, और उन दोनों की बेजान पड़ चुकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी, और उन आंखों में ना ही जीने की कोई उम्मीद थी और ना ही मरने का कोई गम। वो दोनों तो बस खड़े एकटक उस चांद को घूर रहे थे। व्यूहान उस चांद को घूरते हुए ही बोला, बहुत जल्द हमारा चांद भी हमारे पास होगा, और इस बार हमारा चांद जब हमारे पास आएगा तो वह कभी भी हमारी कैद से बाहर जा नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसे जाने ही नहीं देंगे। उसके लिए हमें फिर चाहे वही पुराने हैवान बनना पड़े या राक्षस जल्लाद बनना पड़े, हम बनेंगे, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिस वजह से कोई भी हमें एक दूसरे से अलग कर पाए।
ये बोलते हुए ही यूहान के अंदर एक अलग सी आग जल रही थी। यूहान अपनी खतरनाक सन की आवाज में बोला, जैसे तड़पाया है हमें, हमारी तरह तू भी तड़पेगी। जैसे हम रोए हैं तेरा बिना, हमारी तरफ तू भी रोएगी। तूने हमारा गुस्सा और प्यार देखा है, अब पागलपन से मुलाकात होगी तेरी। मिलकर जुदा होने की बात कही, तो हमारी लाशों से मुलाकात होगी तेरी। रेशमी बागडे। ये बोलते हुए ही यूहान किसी सनकी की तरह लग रहा था। एपिसोड 79। अगले दिन ईशा सुबह जल्दी ही उठकर नहाकर तैयार हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए नाश्ता और खाना दोनों ही बनाकर उनके लिए रख देती हैं और दोनों को सब समझा भी देती हैं। दोनों को कहीं बाहर नहीं जाना है, ना ही डोर खोलना है, दोनों को बस घर के अंदर ही रहना है। जब मम्मा आएगी तो वो खुद ही डोर खोल लेंगी। ये सब कुछ समझाकर ईशा हमेशा की तरह अपनी बेटियों को घर पर ही अकेला छोड़कर डोर अच्छी तरह से लॉक कर चली जाती हैं। मगर आज वो पूरे 1 घंटे पहले ही घर से निकल जाती है ताकि वो पहले ही दिन लेट ना हो जाए। ईशा ने आज भी फुल स्लीव का सिंपल सा पुराना हो चुका पटियाला सूट ही पहनी थी और आज भी चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और बालों की चोटी बनी हुई थी। वो पूरी तरह से बहन जी टाइप लग रही थी। ईशा घर से जल्दी निकली थी ताकि वो पैदल ही चलकर ऑफिस पहुंच सके और ऑटो के पैसे भी बचा सके। वैसे भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और पूरा महीना बाकी था, साथ ही अब उसे उसकी बेटियों को प्ले स्कूल में भी तो डालना था, जिस वजह से उसे पैसों की काफी सेविंग करके रखनी थी। ईशा के अपार्टमेंट से ऑफिस बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था, जिस वजह से वह जल्दी ही ऑफिस पहुंच जाती हैं पूरे 45 मिनट में ही और ऑफिस पहुंचकर चैन की सांस लेती हैं और मैनेजर को ढूंढने लगती हैं जिसने उसे जॉब के लिए सिलेक्ट किया था। साथ ही उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया था, जिस वजह से वह मैनेजर से मिलने का सोच रिसेप्शन में जाती है और उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें मैनेजर सर कहाँ पर है वो बता सकती हैं? ईशा की बात सुनकर रिसेप्शन में बैठी लड़की ईशा को देखने लगती हैं। जैसे ही वही ईशा को देखती हैं, ठीक वैसे ही उसका मुंह बन जाता है और वह अजीब नजरों से ही ईशा को देख बोली, क्या तुम्हें चंदा चाहिए जो तुम यहाँ पर आई हो चंदा लेने के लिए? क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं ये मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भाड़े की दुकान नहीं जो ऐसे मुंह उठाकर अपनी गंदी सी शक्ल लेकर यहाँ पर आ गई। ये बोलते हुए ही वो काफी गिरी हुई नजरों से ईशा को देख रही थी और खुद ही अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर ईशा के सामने कर बोली, ये लो चंदा और निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर चंदा के बहाने आती हो और अच्छे से हैंडसम अमीर लड़कों को फंसा कर जाती हो। इतना बोल वह लड़की सड़ा सा मुंह बनाकर वापस अपना काम करने लगती हैं। ईशा को उस लड़की की सारी बातें काफी चुभती है, मगर फिर भी वो उस बेइज्जती का घुट पीकर अपने पर्स से अपॉइंटमेंट लेटर निकाल उस लड़की के सामने कर बोली, कैन आई मीट द मैनेजर सर नाउ? The manager sir has appointed me as the personal assistant of the owner of this company. ईशा की बात सुनकर और उस अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर उस लड़की का मुंह खुल जाता है और वो उसे मैनेजर का केबिन बता देती हैं, जिसे सुनकर ईशा बिना कुछ बोले ही चली जाती है। तो वह लड़की मुस्कुराते हुए खुद से ही बोली, जाओ जाओ, मैं शिशिका और बॉस के केबिन में जाकर अपनी मौत को खुद ही न्योता दो। वैसे लगता है मैनेजर सर ने तुम्हें ये बताया नहीं, बॉस को लड़कियों से सख्त नफरत है, यहाँ तक उन्हें तो किसी भी लड़की का चेहरा तक देखना पसंद नहीं, मगर फिर भी तुम जाओ और जाकर मरो। इतना बोल वो अपना काम करने लगती हैं। ईशा के वहाँ से जाते ही काफी सारे गार्ड के साथ ही वहाँ पर एंट्री होती हैं दोनों भाई की, और जैसे ही सबको पता चलता है दोनों डेविल्स आ चुके हैं, ठीक वैसे ही सारे डरते हुए ही अपनी नजरें अपने लैपटॉप पर जमा काम करने लगते हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है जो वो एक नजर उठाकर भी उन्हें देख सके। दोनों भाई पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर ईशा मैनेजर से बात करती है और जैसे ही उसे पता चलता है उसके बॉस आ चुके हैं, ठीक वैसे ही वो मैनेजर की दी डायरी जिस पर आज का सारा शेड्यूल लिखा हुआ था और 2 कप कॉफी बनाकर बॉस के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो डोर के पास जाकर नॉक करती हैं, ठीक वैसे ही उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ती है, कम इन, जिसे सुनते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं, मगर वो अपना बेहम समझकर डोर खोल अंदर जाती हैं
और सर झुकाई टेबल के पास जाकर बिना सामने बैठे इंसान को देखे ही बोली, सर आपकी कॉफी। इतना बोल वह नजरें झुकाए हुए ही बिना दोनों की तरफ देखे ही उन्हें आज का सारा शेड्यूल बताने लगती हैं। मगर वो इस बात से अनजान थी, उसकी आवाज जैसे ही उस केबिन में बैठे उन दोनों डेविल्स के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही उन दोनों की नजर उस पर ही जम सी जाती है और वो दोनों बिना पलके झपकाए ही बस उसे ही देखने लगते हैं। और अपनी बात खत्म कर जैसे ही ईशा वहां से जाने को होती है, नजरें झुकाए ही ठीक वैसे ही उसके कानों में दो शब्द पड़ते हैं, लिटिल वाइफी। जैसे ही ईशा ये शब्द सुनती है, ठीक वैसे ही उसकी नजरें सामने बैठे इंसान पर चली जाती हैं और उसकी आंखें दर्द से भर जाती है। एपिसोड 80। जैसे ही ईशा के कानों में वह दो शब्द पड़ते हैं, लिटिल वाइफी, ठीक वैसे ही ईशा अपनी नजरों को डरते हुए ही उठाकर सामने की तरफ करती है। और जैसे ही वह अपनी नजरें उठाकर सामने बैठे उन दो डेविल्स को देखती हैं, जो आज भी उसके पति ही थे, जिन्हें देखते ही उसकी आंखें डर और हैरानी दोनों से ही भर जाती हैं और उसकी आंखों में अचानक से काफी सारे आंसू आ जाते हैं और वो वैसे ही उन आंसुओं से भीगी नजरों के साथ ही उन दोनों को देखने लगती हैं, जो पहले से काफी ज्यादा बदले हुए लग रहे थे। दोनों ही भाई पहले से काफी ज्यादा दुबले और पतले हो गए थे। यहाँ तक उनके बाल भी ऐसे लंबे हो रखे थे जैसे दोनों ने सालों से बाल ना कटाए हो। यहाँ तक सारा चेहरा दाढ़ी से भरा पड़ा था और दोनों की आंखें बेजान सी थी, जिनमें जीने की मानो को उम्मीद ही ना हो। जैसे ही ईशा उन दोनों को इस तरह से ऐसे देखती हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाती हैं और जोरों से काफी बुरी तरह से रो पड़ती है। तो दोनों भाई भी जब सालों बाद ईशा को इस तरह से देखते हैं, तो उन दोनों की आंखें भी आंसू और हैरानी दोनों से भर जाती है। और जैसे ही वह दोनों चेयर से उठकर ईशा के सामने जा खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही ईशा रोते हुए ही उन दोनों को देखकर बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने अपना। इतना बोल वह रोते हुए ही दोनों के करीब जाने को होती हैं, मगर जैसे ही वह उन दोनों के करीब जाने को होती हैं, ठीक वैसे ही उसके कदम आगे बढ़कर पीछे हट जाते हैं और उसे होश आता है वो 4 सालों से इन दोनों से ही दूर है और क्या पता इन 4 सालों में इनकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई हो। ये सोचकर ही उसका दिल दर्द से भर जाता है और वह रोते हुए ही दोनों को एक नजर देखकर ना में अपना सर हिलाते हुए ही केबिन से भागने लगती हैं, जिसे ऐसे भागते हुए देखकर योहान एक साथ चिल्लाए, लिटिल वाइफी। मगर उनकी बात सुनकर भी ईशा रुकती नहीं है, वो बस भागने लगती हैं, जिसे भागते देखकर योहान की आंखें सख्त हो जाती हैं और वह जल्दी से अपने गार्ड को खोलकर कुछ बोलता है और दोनों ही भाई ईशा के पीछे भागते हैं। ईशा बुरी तरह से रोते हुए ही वहां से निकल लिफ्ट के पास जा खड़ी होती हैं, मगर लिफ्ट को आने में काफी समय होता है और उसके कानों में दोनों भाई की आवाज पड़ती है, रुक जाओ ईशु, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। ये सुनते ही ईशा लिफ्ट छोड़ सीढ़ियों से उतरने लगती हैं और रोते हुए खुद से ही बोली, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अब मेरे और तुम्हारे रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। अब कभी भी तुम और मैं, हम तीनों नहीं मिल सकते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, उसका अफसोस है मुझे, मगर तुम दोनों मुझे मेरी बेटियों से दूर कर दो, ये मंजूर नहीं मुझे। ये बोलते हुए ही वो काफी तेजी से सीढ़ियां उतरती है और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में आती हैं और भागने को होती हैं, ठीक वैसे ही मैन गेट के पास कुछ गार्ड खड़े हो जाते हैं और अचानक से ईशा के चारों तरफ भी काफी सारे गार्ड आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही वहां पर इतने सारे गार्ड आकर ईशा को घेरते हैं, ठीक वैसे ही ईशा बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही सारे गार्ड को देखने लगती हैं। तो वहां पर मौजूद हर कोई डरते हुए ही वहां पर देख रहा था और ईशा को ऐसे गार्ड के बीच खड़ा देखकर सबको लगता है जैसे ईशा ने कुछ की होगी और अब वो गई काम से। तो रिसेप्शन में बैठी लड़की भी ईशा को ऐसे रोते और उन गार्ड के बीच घिरी देखकर मुस्कुराने लगती हैं और सभी को जैसे ही अपने कानों में दोनों डेविल्स के कदमों की आहट सुनाई देती हैं, ठीक वैसे ही वह सारे डरते हुए ही अपनी नजरें झुका लेती हैं। मगर रिसेप्शनिस्ट और बाकी की दूसरी लड़की जो उस रिसेप्शनिस्ट की दोस्त थी, वो सारी ही खुश होने लगती हैं ईशा को इस तरह से देखकर।
मगर उन सभी की सोच से उलट ईशा रोते हुए ही गुस्से में उन सारे गार्ड को चिल्लाकर बोली, हटो मेरे रास्ते से, मैंने कही हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे जाना है, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे उन डेविल्स बॉस से, मुझे जाना है, यहाँ से जाने दो मुझे। इतना बोल वह जैसे ही गार्ड के बीच से जाने को होती हैं, ठीक वैसे ही दो गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सर झुका कर ही बोले, सॉरी मैडम, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती हैं, मुझे जाने दो काले बेगन, यहाँ से मुझे जाने दो ना प्लीज काले बेगन, मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोल ईशा जोर से रो पड़ती है कि तभी उसके कानों में गुस्से से भरी आवाज आती है, जिसे सुनकर ईशा अंदर तक कांप जाती हैं। एपिसोड 81। जैसे ही ईशा उस गार्ड से इतना बोलती हैं, ठीक तभी उसे अपने कानों में उन दोनों भाई की गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, जो वहां पर आते हुए ही बोले, बहुत भाग लिया लिटिल वाइफी, अब और नहीं, अब तुम्हें वापस हमारे पास लौटना होगा। जैसे ही ईशा उस आवाज को सुनती है, वो अंदर तक कांप जाती है और डर के कारण उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है। ईशा डरते हुए ही दोनों को देखे जा रही थी, तो दोनों भाई भी उसके सामने जा खड़े हो गए थे और उसे ही एक डेविल मुस्कान लिए देखे जा रहे थे। ईशा रोते हुए ही दोनों को देखकर बोली, मुझे जाने दो हनी, मुझे जाने दो यहाँ से, अभी मैं तुम दोनों का सामना नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। इतना बोलकर वह जमीन पर घुटनों में बैठकर रोने लगती हैं। मगर जैसे ही वहां पर मौजूद एम्प्लॉय ईशा के मुंह से हनी और उन डेविल्स के मुंह से लिटिल वाइफी सुनते हैं, ठीक वैसे ही सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट का तो डर से बुरा हाल हो जाता है। व्यूहन ईशा के पास जा उसे उसके कंधे से पकड़ ऊपर उठा लेता है और उसे ही अपनी नम आंखों से देखते हुए ही बोला, और कितनी सजा दोगी हमें, और कब तक दोगी, पिछले 4 साल से हम सजा ही भुगत रहे हैं तुमसे दूर रह कर ईशु, मगर अब और नहीं, अब हम तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहेंगे, अब तुम्हें वापस से हमारी जिंदगी में शामिल होना होगा। ईशा व्यूहन की बात सुनकर उसकी आंखों में देखकर ही बोली, हनी प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो ना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे फिलहाल तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है, मैं अभी तुम दोनों का सामना नहीं करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो ना। ये बोलते हुए ही वह और भी जोर से रो पड़ती है। यूहान बिना भाव के, हम भी तुम्हें घर ही ले जाना चाहते हैं यीशु, उस घर में जो तुम्हारा है, तो लौट चलो वापस हमारे साथ हमारे घर में, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से चॉइस तुम खुद करो तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सह लिया हमने सजा, अब नहीं, अब और नहीं। 4 साल पहले तुम हमें छोड़कर गई थी क्योंकि हमारी लापरवाही से तुमने अपना बच्चा खोया था, मगर तुमने ही बच्चा खोया था, तुम्हें ही दर्द हुआ था बेबी खोने का, हम कुछ नहीं थे उस बेबी के, तुम उसकी माँ थी, तो हम भी उस बच्चे के पिता थे यीशु, और हम तीनों का दर्द सेम था, मगर तुम हमें छोड़कर भाग गई और पलटकर एक बार भी नहीं देखी हम जिंदा भी है या मर गए, बहुत रह लिया तुमसे दूर, मगर अब और नहीं, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ईशा गुस्से में चिल्लाकर, तुम दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ना ही फोर्स कर सकते हो, तुम दोनों समझते क्यों नहीं, इस तरह से इतने सालों बाद तुम दोनों ऐसे सामने आ जाओगे तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा समय तो दो खुद को समझाने के लिए, मुझे जाने दो ना हनी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम दोनों कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे। ईशा की इस बात को सुनते ही उन दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और यूहान गुस्से में ही बोला, ठीक है जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मगर लौटकर वापस हमारे पास ही आना, क्योंकि हम तुम्हारी कानूनी पति है। आज भी इतना बोल वह दोनों गार्ड को हटने का इशारा करते हैं, जिसे देख ईशा जल्दी से बाहर जाने को होती हैं, तो व्यूहान की आवाज उसके कानों से टकराती है, जो बोला, काले बेगन अपनी मैडम को वहां पर छोड़ के आओ जहां पर वह जाना चाहती हैं। व्यूहान की बात सुन ईशा एक नजर रोते हुए ही उन दोनों को देखती हैं और हल्के गुस्से में वहां से चली जाती हैं। जिसे ऐसे जाते देख वो दोनों गार्ड ईशा के पीछे जाते हैं, तो दोनों भाई की आंखें चमक जाती है और दोनों भी एक नजर एक दूसरे की तरफ देखकर ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और बाकी सारे एम्प्लॉय हैरानी से अपनी जगह पर जमे रहते हैं, यहाँ तक वह मैनेजर भी। एपिसोड 82। ईशा कार से बाहर निकलती हैं और एक नजर उन दोनों गार्ड को देखती हैं, जिन्हें वो पहले से जानती थी, जिन्हें देखकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती हैं और लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा वो जैसे ही डोर खोलने के लिए अपना पर्स देखती हैं, ठीक वैसे ही वह ये देखकर हैरान होती हैं
उसके पास उसका पर्स नहीं है। ये देख वह हैरान ही थी। उतने में ही दोनों गार्ड उसके पास आते हैं और उसे पर्स देते हुए ही बोले, मैडम ये आपका बैग, आप इसे ऑफिस में भूल आई थी। ईशा पर्स लेकर डोर खोलती है और दोनों के मुंह पर ही अंदर जाकर डोर बंद कर देती हैं। दोनों गार्ड अपनी मैडम की इस हरकत को देख हल्का सा मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। ईशा घर के अंदर आकर अपनी दोनों बेटियों के पास आती है, जो आराम से सो रही होती हैं। उन्हें सोते देखकर ईशा भी दोनों के पास जाकर उन्हें हक कर सो जाती है और बेड पर लेटते ही उसकी आंख कब लगती है उसे पता ही नहीं चलता है। और जब ईशा की आंखें खुलती हैं तब तक रात हो चुकी थी। ईशा अपने बेड पर ही उठकर बैठ जाती हैं और खुद से बोली, कमरे की लाइट किसने चालू की। इतना बोल उसकी नजर उस बेड पर पड़ती है जिस पर उसकी बेटी सो रही थी, मगर अब वहां पर वो दोनों ही नहीं थी, जिसे देखकर ईशा बेड से नीचे उतरकर कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाते हुए ही बोली, यूं ही कहा हो आप दोनों। इतना बोल वो हॉल में आ जाती हैं और तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो बुरी तरह से डर जाती हैं, क्योंकि उसकी दोनों बेटी उसके ही दोनों डेविल्स पतियों की गोद में बैठी दोनों के कपड़ों की शर्ट की बटन से खेल रही होती हैं। जैसे ही ईशा ये देखती हैं, ठीक वैसे ही उसका सारा बदन डर से ठंडा पड़ जाता है और वह बस हैरानी से डरते हुए सामने देखती हैं तो पाती हैं दोनों ही भाई बेहद गुस्से में उसे ही खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। तभी दोनों लड़की की नजर भी ईशा पर पड़ती है तो दोनों ही उसे वैसे खड़ी देखकर बोली, यूं ही, मम्मी आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आओ ना, पापा थे पास, पापा हमें लेने आए हैं। यूं ही, मम्मा मुझे पापा बहुत पसंद आए और पापा ने कहा अब से हम दोनों उनके साथ रहेगी। जैसे ही वह दोनों लड़की इस बात को बोलती हैं, ठीक वैसे ही ईशा बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही दोनों भाई को देखने लगती हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे ये दोनों ही मिलकर उसकी बेटियों को उससे दूर करने वाले हैं, जिसे सुनकर ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और वह रोते हुए ही अपने कमरे में भाग जाती है और कमरे में आकर औंधे मुंह लेट जोर से रोने लगती हैं और जोर से रोते हुए ही खुद से बोली, मैं नहीं जी पाऊंगी अपनी बेटियों के बिना, मैं मर जाऊंगी उन दोनों के बिना, मैं सच में मर जाऊंगी दोनों के बिना। ये बोलते हुए ही वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है और वो रो ही रही होती हैं। उतने में ही उसके कानों में व्यूहान की गुस्से से भरी आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमसे इतना बड़ा सच छुपाने की और हमें हमारी बेटियों से दूर रखने की। जैसे ही ईशा ये सुनती है, वह डरते हुए ही बेड पर उठकर बैठ जाती हैं और अपनी नजरों को झुकाकर वापस से रोने लगती हैं। तभी यूहान भी वहां पर आकर बोला, तुमने 4 साल तक हमसे ये बात छुपा कर रखी, तुमने हमारी 2 बेटियों को जन्म दिया है और सिर्फ बात ही नहीं छुपाई बल्कि हमसे छुप कर भी रही, और जो तुमने हमारे साथ किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलकर रहेगी, क्योंकि तुमने गलती नहीं पाप किया है। 2 बेटियों को उनके ही पिता से दूर रखकर, तुम्हें पता भी है हम आज भी ये सोचकर डर जाते हैं हमने हमारा बच्चा खो दिया, हमारा दिल दर्द से भर जाता है ये सोचकर हमारी वजह से हमने हमारा ही बच्चा खो दिया। मगर सच तो ये है तुमने और उस डॉक्टर ने मिलकर हमसे झूठ बोला, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, बल्कि सच तो ये था वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था हमसे दूर जाने का। व्यूहान गुस्से में आंसू बहाते हुए, हम बदल गए थे ईशु, हम दोनों पूरी तरह से बदल गए थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, हमारे बेबी के लिए, मगर तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाकर ठीक नहीं किया। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसे ही तो बन गए थे ना हम, तो फिर क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? इतना बोल वह जोर से रोने लगता है और रोते हुए ही बोला, हमारी बेटी 3 साल की हो चुकी थी और हमें पता ही नहीं चला, हमारी इतनी बड़ी 2 बेटियां भी है और हम पागल ये सोचते रहे हम खुद कातिल है अपनी ही औलाद के। इतना बोल वो बुरी तरह से रो पड़ता है। यूहान गुस्से में, बहुत दर्द दिया है तुमने वाइफी, अब तुम्हारी बारी है। इतना बोल वह कमरे से बाहर निकल जाता है और उसी के पीछे व्यूहान भी, और दोनों ही उन दोनों बच्ची को अपनी गोद में उठा वहां से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर ईशा बुरी तरह से रो पड़ती है।
एपिसोड 83। जैसे ही यूहान और व्यूहान दोनों बच्ची को अपनी गोद में उठा उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं, ये देखकर ईशा बुरी तरह से रो पड़ती है और रोते हुए ही जल्दी से डोर खोलकर खुद भी वहां से बाहर निकल दोनों के पीछे भागती है तो देखती है दोनों ही लिफ्ट के अंदर चले गए हैं और लिफ्ट बंद हो गई है, जिसे देखकर ईशा बुरी तरह से डर जाती है और सीढ़ियों की तरफ भाग पड़ती है और बुरी तरह से रो भी रही होती हैं। इधर जैसे ही दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ठीक वैसे ही यूही व्यूहान से बोली, पापा मम्मी को तो आने दो, फिर हम घर जाएंगे। वो यूही क्यूट सा फेस बनाकर, पापा मम्मा इतना लो क्यों रही है। यूहान प्यार से व्यूही को गले से लगाकर बोला, मम्मा की आंखों में कचरा चला गया इसलिए वो रही है। व्यूहान प्यार से यूही का माथा चूम, आपकी मम्मी खुद आ जाएगी, चलो गाड़ी में बैठते हैं। इतना बोलकर वह दोनों ही पीछे की सीट में बैठ जाते हैं तो ईशा भी दौड़ते हुए आती है और जैसे ही वह देखती है गाड़ी वहां से जाने वाली है, ये देखकर वह भी झट से गाड़ी के पास आ उसका डोर खोल देती है, मगर जल्दी से डोर बंद कर वह सामने जा ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाती हैं और गाड़ी वहां से निकल पड़ती है। ईशा आंखों में आंसू और डर लिए ही दोनों को देखे जा रही थी, जिनकी आंखों में डेविल मुस्कान थी, जिन्हें वैसे देखकर ईशा बुरी तरह से डर जाती है और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो दोनों से एक शब्द भी बोल सके। वो बस एक टक आंसू बहाते हुए उन चारों को देख रही थी तो दोनों ही बच्ची शिकायती लहजे में दोनों से बात करते हुए ही अपनी तोतली आवाज में बोली, यूही आपको पता भी है मैंने यूही और मम्मा हम तीनों ने आपको कितना याद किया, पर आप दोनों तो आए ही नहीं। वो यूही भी मासूमियत के साथ बोली, दीदी सच बोल रही है, पापा मम्मी और ओल हमने बहुत याद किया आपको, मगर आप आए ही नहीं लेने हमें, आप क्यों नहीं आए हमारे पास। यूहान ईशा को घूरते हुए, हमें नहीं पता था बेटा आप हमें मिस कर रही हो, अगर मालूम होता तो पापा दौड़कर आपके पास आ गए होते हैं। व्यूहान फिक्र मत करो, अब हम आ गए ना तो अब हम कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर कोई चाहे या ना चाहे। ऐसे ही बातें करते हुए ही उनकी कार बड़े से घर के बाहर रुकती है और दोनों भाई दोनों बच्ची को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। ईशा भी दोनों के पीछे जा रही होती हैं। दोनों ही एक कमरे में आकर दोनों बच्ची को बेड पर बिठा देते हैं तो ईशा भी आकर वहीं पर खड़ी हो जाती हैं और डरते हुए दोनों डेविल्स को देख रही थी। यूहान ईशा को देखकर, जाओ यहाँ से, ऐसे खड़ी क्या हो, निकल जाओ यहाँ से। व्यूहान हाँ जाओ तुम, वैसे भी तुम तो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो तो जाओ ना, यहाँ से क्यों यहाँ पर आई हो, चलो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे अपनी बेटियों को तुमसे बेहतर। वो भी उन दोनों की बात सुनते ही ईशा को जोर से रोना आ जाता है और वो रोते हुए ही कमरे से बाहर निकल जाती है और एक दूसरे कमरे में जाकर नीचे जमीन में बैठकर ही रोते हुए खुद से बोली, क्या मैं मर जाऊं? हाँ अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, वैसे भी मैं तो अच्छी माँ हूँ ही, नहीं तो जिंदा रहकर अब मैं करूँगी ही क्या, मुझे मर ही जाना चाहिए। हनी भी तो नफरत कर रहे हैं मुझसे और करे भी क्यों ना, इतना बड़ा सच जो छुपाया मैंने उनसे तो नफरत करना बनता ही है। इतना बोल वह बच्चों की तरह रोने लगती हैं। तभी उसे एक आवाज अपने कान में सुनाई पड़ती है, मम्मी पापा ने बोले खाना खा लो, उसके बाद चाहो तो लो लेना, कोई भी आपको रोकेगा नहीं लोने से, पर उससे पहले खाना खा लो। इतना बोल दोनों लड़कियां भाग जाती हैं तो ईशा भी अपने सारे आंसू साफ कर कमरे से बाहर निकल जाती है और हॉल में आ जाती हैं जहां पर उसका छोटा सा परिवार बैठा हुआ था, जिन्हें देख ईशा उनके पास ही जा बैठती है और चारों को देखने लगती हैं जहां दोनों भाई दोनों बच्ची को खाना खिला रहे थे। ये देख उसे वो पल याद आ जाता है जब दोनों भाई उसे भी ऐसे ही खाना खिलाया करते थे, जिसे याद कर उसकी नजरें झुक जाती है और आंसू टपक पड़ते और वो बिना कोई आवाज किए ही खाना खाने लगती हैं। कुछ ही देर में जब सबका खाना हो जाता है तो दोनों भाई दोनों बच्ची को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और वापस कमरे में आकर दोनों को ही अपने सीने से लगा उस एहसास को महसूस करने लगते हैं जो उन्हें पिता होने की खुशी दे रहा था। ईशा बस खड़ी दूर से ये सब देखे जा रही थी और ये नजारा देखकर उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं और वह दूसरे कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है और सोचने लगती हैं वो क्या करे और क्या नहीं। यही सब सोचकर वह वापस से दुखी होने लगती हैं और वैसे ही लेट जाती हैं।
मगर उसे नींद नहीं आती है, जिस कारण वह बेड से उतर कमरे से निकल जाती है और बाजू वाले कमरे में जाकर बेड पर सो रहे लोगों को देखती है, जहां दोनों भाई ने दोनों ही बच्ची को अपने सीने से लगा रखा था और दोनों बच्ची भी अपने पिता की बाहों में काफी खुश नजर आ रही थी। उन चारों को वैसे देखकर ईशा अपने सारे आंसू साफ करती है और बेड पर चढ़कर उन चारों के बीच जाकर बैठ जाती हैं और दोनों तरह चेहरे घुमा देखती हैं और एक नजर सभी को देखकर एक बड़ा सा चादर सबके ऊपर डाल खुद बीच में सो जाती है। अभी ईशा को ठीक से नींद आई भा नहीं थी, तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे ही अपनी बाहों में भर रखा है, जिसे महसूस कर ईशा जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वह एक बार फिर से खुद को अपने उन्हीं पतियों की बाहों में पाती है। खुद को दोनों की बाहों में पाकर उसकी आंखें वापस से नम हो जाती हैं और वह झट से दोनों को देख रोते हुए है बोली, जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने पिता को उनकी बेटी और बेटी को उनके पिता से दूर रखी और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, मगर इसका मतलब ये नहीं तुम दोनों मुझे अपनी ही बेटियों से दूर कर दो। इतना बोल वह यूहान के करीब जाकर उसके सीने से चिपक सिसकने लगती हैं। तो सालों बाद अपने प्यार को अपनी बाहों में वापस पाकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो कुछ देर यूहान के सीने से लगने के बाद ईशा उसकी बाहों से अलग होकर यूहान के करीब जा उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए ही बोली, सॉरी हनी, माफ कर दो ना, तुम दोनों से दूर जाकर मैं भी खुश नहीं थी। मैंने भी इन 4 सालों में ये जान लिया अकेले सफर करना आसान नहीं है और तुम दोनों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि पति चाहे जैसा भी हो, अच्छा बुआ जो भी, एक औरत की इज्जत तब तक ही रहती है जब तक उसके साथ उसका पति खड़ा हो, और जिस दिन पति ना रहे लोगों की गंदी नजर उस पर पड़ने लगती है और उसका अकेले जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई। इतना बोल वो यूहान की बाहों से अलग होकर धीरे से ऊपर खिसकती है और अपनी दोनों बेटियों को देखती हैं जो आराम से चैन की नींद सो रही थी। जिन्हें सोते देख ईशा दोनों भाई को देखती हैं जिनकी आंखें भी नम थी। जिन्हें देख ईशा धीरे से यूहान के करीब जा उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है, जिसे महसूस कर यूहान की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो 1 मिनट तक उसे किस करने के बाद ईशा यूहान की तरफ पलट उसके होठों पर भी अपने होठों को रख किस करने लगती हैं और आज पहली बार ईशा की किस पाकर दोनों भाई के होठों पर सुकून वाली मुस्कान आ जाती है और यूहान भी आंखें बंद कर लेता है।